नमस्ते। पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारे आईपीओज सक्सेसफुली लॉन्च होते हुए देखे। बहुत लोगों ने उसमें उन आईपीओज में अप्लाई किया, लिस्टिंग पे काफ़ी लोगों को गेन्स भी मिले। उनमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आईपीओ हुआ वो था हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एक छोटी आईटी सर्विसेज कंपनी है। उसका आईपीओ आया था सितंबर के महीने में, जब उन्होंने 166 रुपीज़ पर शेयर पे शेयर्स ऑफर किए थे। उनके शेयर्स में से काफ़ी सारा पोर्शन जो था वो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफर कर रहे थे। सो कंपनी को उसमें से थोड़ा सा ही पैसा मिलने वाला था। वो सारे डिटेल्स मैं आगे आपके सामने शेयर करने भी वाला हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 166 पे आईपीओ प्राइस था। लिस्टिंग जब हुआ तब अराउंड 350 रुपीज़ के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, और आज उसका शेयर प्राइस 540 के नज़दीक चल रहा है। यानी कि आईपीओ के मुकाबले 3 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो काफ़ी बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ रहा, ये तो हम डेफिनेटली मानते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने इस कंपनी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें सुनी है। मार्केट में इसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो चालू रखी है, और उस वजह से इसका शेयर प्राइस कभी ज़्यादा नीचे आया ही नहीं लिस्टिंग के बाद। मेरे ख्याल से इसका जो लोएस्ट प्राइस था वो 307 कुछ था, उसके नीचे वो कभी आया ही नहीं। यानी कि आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट डबल के प्राइस के नीचे वो आया ही नहीं। अभी 3 गुना से भी ज़्यादा पे चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल इन्वेस्टर्स के मन में ये होना चाहिए कि क्या इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, मैं याद रखिए मेरा ये वीडियो जो है वो प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। जो भी इसके प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो कुछ खास काम का नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, या फिर आईपीओ के टाइम या आईपीओ के बाद, जो चाहते हैं या जो होप कर रहे हैं कि इस कंपनी का काफ़ी बड़ा साइज होने वाला है और हमें काफ़ी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो डेफिनेटली काम का रहने वाला है। तो ये वीडियोस इन्वेस्टर्स जो है हैप्पीएस्ट माइंड्स में वो डेफिनेटली देखे, एंड तक देखे। बहुत सारे डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ट्रेडर के एंगल से आपने अगर इस शेयर्स में खरीदी किया है तो आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। ये वीडियो आपके कुछ खास काम का नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में ये सवाल डेफिनेटली होना चाहिए कि इसकी फेयर वैल्यू अभी क्या होनी चाहिए, या फिर क्या ये अभी बाय, होल्ड या सेल क्या होना चाहिए। ओके, सो 540 के प्राइस के एंगल से मैं बात करने वाला हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का है, मार्केटिंग आईपीओ के टाइम जो मार्केटिंग हो उसमें भी वही काफ़ी मेंशन किया गया था कि उनके जो प्रमोटर है वो है मिस्टर अशोक सूटा। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान है आईटी वर्ल्ड में, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी पुराना है। लेकिन याद रखिए, एक्सपीरियंस्ड है, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब सही बात है, लेकिन उनकी उम्र देखिए। आज वो 78 ईयर्स ओल्ड है। ओके, इस उम्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि 78 ईयर्स के एज पे वो अच्छा मैनेज नहीं कर सकते वगैरह, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी उम्र के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली आते हैं, तो उसको भी ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जितना पॉजिटिव इनके बारे में कहा गया है आईपीओ के टाइम से, क्या उतना पॉजिटिव सही में है, ये भी आप खुद थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। मैंने थोड़ा सा अभी ये वीडियो बनाने से पहले इंटरनेट से रिसर्च किया था, तो उसमें मुझे कुछ बातें जो पता चली उससे मुझे ऐसा लगता है कि उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जितना मार्केटिंग किया गया है आईपीओ के टाइम से। ओके, सो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए कि सिर्फ प्रमोटर एक्सपीरियंस्ड है, उनका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, इतनी ही बात पे हम हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं कर सकते। ओके, एक बात और ध्यान में रखिए, मिस्टर अशोक सूटा वो सब पहले 1984 से लेके 1999 तक विप्रो के वाइस चेयरमैन थे। विप्रो इन्फोटेक डिवीजन के वाइस चेयरमैन थे। जब उन्होंने 99 में विप्रो इन्फोटेक छोड़ा तब विप्रो इन्फोटेक का साइज कुछ बहुत बड़ा नहीं था, कुछ अराउंड 2000 करोड़ का कुछ रेवेन्यू था एनुअल बेसिस पे। तब उन्होंने माइंडट्री को फाउंड किया था, यानी कि कुछ उनके दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने माइंडट्री नाम की कंपनी शुरू की। वो कंपनी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, और कुछ 1000-2000 करोड़ के टर्नओवर पे जब पहुंची तब जो पार्टनर्स थे उनके साथ थोड़े कुछ मतभेद हो गए, और उस वजह से उनको 2010 या 2011 में माइंडट्री भी छोड़नी पड़ी, और फिर उन्होंने 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज कंपनी
अकेले ने फाउंड किया, यानी कि अकेले ने शुरुआत की और प्राइवेट इक्विटी कैपिटल की मदद से उसमें एक्सपांड किया। तो याद रखिए 2011 में ये कंपनी जब शुरू हुई तब जीरो से शुरू हुई और उस कंपनी को 9 साल लगे 700 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचने के लिए। सो इस बात पे ध्यान जरूर रखिए, कितना भी आदमी एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उनको फिर भी उनकी कंपनी जब उन्होंने शुरू की, प्राइवेट इक्विटी कैपिटल उनका सपोर्ट के बावजूद उनकी कंपनी का टर्नओवर पहुंचने के लिए 700 करोड़ टर्नओवर पहुंचने के लिए उनको 9 साल का पीरियड लगा और आज ये 78 इयर्स ओल्ड के इंसान है। सो उस बात के ऊपर सिर्फ आप भरोसा मत रखिए कि इनके भरोसे हम कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी के बाकी परफॉर्मेंस और नंबर्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो आइए देखते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेके 2020 तक के एनुअल रिजल्ट्स हमारे पास है। कंपनी के वेबसाइट से मैंने ये फिगर्स लिए हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले तीन सालों में, यानी कि FY17 से लेके FY20 तक, इन 3 सालों में कंपनी ने 60% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, यानी कि 3 साल में 60% ग्रोथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर साल 60% ग्रो हो रहा है। इस छोटे साइज की कंपनी को एक्चुअली ज्यादा फास्टर ग्रोथ दिखाना एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस कंपनी ने छोटे साइज होने के बावजूद सिर्फ 60% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है 3 सालों में। ओके, सो ये कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। याद रखिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इससे ज्यादा फास्टर ग्रोथ दिखाया है इन 3 सालों के पीरियड में। सो ये ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का जो है वो बहुत बढ़िया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखें एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप रेड बार और ब्लू बार का जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। FY17 में भी वो कुछ खास नहीं था, FY18 में तो ऑलमोस्ट इक्वल पे था, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का वो ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक था। और FY19 के बाद फिर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ दिखना शुरू हुआ है, यहाँ पे डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है और FY20 में थोड़ा बढ़ गया है और अभी FY21 में एक्सपेक्टेड है कि वो और बढ़ेगा। ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है कंपनी ने, लेकिन उसके कुछ रीजंस ये है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनका काफी कॉस्ट सेविंग हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ कुछ 10% के आसपास ही होने वाला है, लेकिन कॉस्ट सेविंग की वजह से उनके एक्सपेंसेस ड्रॉप हो गए और उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये रिपीट तो नहीं होने वाला। वर्क फ्रॉम होम का जो ऑलरेडी बेनिफिट्स उनको मिल चुके हैं वो अगले साल बढ़ने नहीं वाले, हो सकता है कम हो जाए लेकिन बढ़ने तो डेफिनेटली नहीं वाले। तो एबिटा के मामले में भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बहुत बढ़िया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FY21 में मैंने जैसे कहा कि टोटल इनकम का ग्रोथ जो है वो अराउंड 10% एक्सपेक्टेड है। ओके, FY20 में कुछ 714 करोड़ का टोटल इनकम था, वो अभी FY21 में मेरे हिसाब से 785 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है। EPS जो है वो 11 रुपए से 12 रुपए के रेंज में आने वाला है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 21, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे हिसाब से 11 से 12 रुपए का EPS एक्सपेक्टेड है। सो अगर हम 11 से 12 का अगर EPS पकड़े तो आज जो 540 रुपीज का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो PE रेशियो ऑलमोस्ट 50 का बताता है, ऑलमोस्ट 50, यानी कि 45-50 के रेंज में है। लेकिन इतने हाई PE पे उन कंपनीज को होना चाहिए जिनका ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो वैसा इस कंपनी का डेफिनेटली नहीं है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, इतने हाई PE रेशियो पे उन कंपनीज के लिए ठीक है वैल्यूएशन जब हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है या हाई ग्रोथ उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर करते आए हैं। ओके, यहाँ पे दोनों केसेस नहीं दिख रहे। उनका पिछला 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखे तो बहुत हाई ग्रोथ बिल्कुल नहीं है और आने वाले 3-4 सालों में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाई पेस पे ग्रो होने वाला है। ओके, सो इतना हाई PE रेशियो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता। अब IPO के नंबर्स के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें देख लेते हैं। आप सबने ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। IPO में हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज ने 702 करोड़ का फंड्स का IPO आया था। उन 702 करोड़ में से 592 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने शेयर्स बेचे थे, इसलिए उनको मिल गए।
याद रखिए 702 में से 592 यानी कि ऑलमोस्ट एंटायर पैसा जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास गया है। कंपनी के पास सिर्फ 110 करोड़ का पैसा आया, कैपिटल आया। हो सकता है कंपनी को ज्यादा कैपिटल की जरूरत भी नहीं थी एक्सपांड करने के लिए, ऑलरेडी उनके पास डिसेंट फंड्स शायद थे अवेलेबल। तो मेजॉरिटी जो है पैसा वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3.56 करोड़ शेयर्स बेचे, वो भी आईपीओ प्राइस में 166 पर शेयर के प्राइस पे। अब 3.56 करोड़ शेयर्स मतलब कितना? आज हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ के बाद जो इक्विटी कैपिटल है वो 14 करोड़ शेयर्स के आसपास है। 14 करोड़ का ये जो 3.56 का जो फिगर है वो ऑलमोस्ट 25% है। यानी कि ये जो इन्वेस्टर्स थे जिनके पास कंपनी का 25% शेयर होल्डिंग था, उन्होंने 166 रुपीस पर शेयर के प्राइस पे बेच दिया है। आप ही सोचिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की उन्होंने 166 पे बेच दी। अगर वो कुछ महीने और रुकते, आईपीओ के बाद तक रुकते, आज 540 रुपीस के प्राइस पे उनको उतने ही शेयर्स बेचने के लिए उनको 1900 करोड़ मिलते थे, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा मिलते थे। तो आप ही सोचिए, अगर आप उन इन्वेस्टर्स की जगह होते तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि आपके एडवाइजर्स ने आपको चीटिंग किया है, आपको उल्लू बनाया करके, बेवकूफ बनाया करके? जितने शेयर्स बेच के उस वक्त, सिर्फ सितंबर में, ऐसा भी नहीं कि 2-3 साल पहले की बात है, ये सिर्फ 3-4-6 महीने की पहले की बात है, तब उनको इतने शेयर्स बेचने के लिए सिर्फ 592 करोड़ रुपीस मिले। उतने ही शेयर्स अगर वो आज मार्केट में बेचने को जाते तो उनको तकरीबन 1900 करोड़ का वैल्यूएशन मिलता। हाँ, ऑब्वियसली इतनी बड़ी क्वांटिटी जब बड़ी स्केल पे मार्केट में बेचने जाएंगे तो उनको बायर भी उतना बड़ा चाहिए सामने, लेकिन उसका वैल्यूएशन 3 गुना से भी ज्यादा होता आज। तो उन इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा कि उनके जो भी एडवाइजर्स ने सजेस्ट किया आईपीओ में बेचने के लिए, उन्होंने उनको बेवकूफ बनाया, ऐसा उनको डेफिनेटली लग रहा होगा। या हो सकता है दूसरी बात मतलब आज जो हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर्स खरीद रहा है 500 रुपए के ऊपर के प्राइस पे, हो सकता है उनके एडवाइजर्स को कोई बेवकूफ बना रहा है। सो ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी कैपिटल वगैरह जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अगर 166 रुपीस पे से कुछ ही महीने पहले शेयर्स बेचे हैं, तो क्या वो आज 500 रुपीस के ऊपर का प्राइस कमांड करने लायक होना चाहिए या नहीं? आप खुद ही सोच लीजिए। ओके, अभी आने वाले स्लाइड्स में मैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। इंटरेस्टिंग बातें हैं कि किसने इस आईपीओ के बाद शेयर्स खरीदे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स में। आइए देखते हैं। सो आईपीओ अलॉटमेंट होने के बाद 16 सितंबर को उन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न अनाउंस किया था कंपनी ने। तो उसमें पैटर्न में दिख रहा था कि प्रमोटर के पास, यानी कि मिस्टर अशोक सूटा, उनकी फैमिली या उनके कंपनी के नाम पे 53.25% शेयर्स है, यानी कि आधे से ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। बचे हुए में से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, इन सबके पास 17.64% शेयर्स है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है, उनके पास 22% शेयर्स है। ओके, आईपीओ अलॉटमेंट के बाद। और अदर्स में बेसिकली आते हैं कॉर्पोरेट बॉडीज, कुछ आते हैं एनआरआईज वगैरह आते हैं, कुछ ऐसे क्लियरिंग मेंबर वगैरह, ऐसे कुछ चीजें आती, ट्रस्ट वगैरह आते हैं। तो उन सब के पास कुछ बचे हुए 7% शेयर्स थे। तो ये था स्प्लिट आईपीओ अलॉटमेंट के बाद। अब 31 दिसंबर का जो लेटेस्ट फिगर हमारे पास है, वो उसके ऊपर से हमें काफी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है कि इन 3 महीनों के पीरियड में, यानी कि 16 सितंबर से लेके 31 दिसंबर, ये 3-3.5 महीने के पीरियड में आईपीओ लिस्टिंग के बाद इस कंपनी के शेयर्स में किसने खरीदी की है, ओके, या किसने बेचा है, ये हमें पता चल जाता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रमोटर होल्डिंग जो है वो स्टेडी है, कोई भी चेंज नहीं, 53.25% पे। सो ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, प्रमोटर ने कुछ भी नहीं बेचा। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फिगर देखिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फिगर 17.64% से ड्रॉप होके 13.87%, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑलमोस्ट 4% के शेयर्स बेच दिए इन 3-3.5 महीनों के पीरियड में। ओके, आईपीओ लिस्टिंग हुआ था कुछ 350 रुपीज के प्राइस पे, आज मार्केट में प्राइस चल रहा है 500 रुपए के ऊपर है, 540 के नजदीक है। तो इस प्राइस मूवमेंट के दौरान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उनके कुछ 4% शेयर्स बेच दिए हैं।
अब खरीदे किसने है वो देखते हैं। सो इसमें आपको पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट सारे के सारे खरीद लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक देखिए 22% से बढ़ के 26.2% पे चला गया है। यानी कि ये जो 4% का यहाँ पे हमें ड्रॉप दिखा था, वो 4% पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। सो जब प्राइस ऊपर जा रहा था, 500 के ऊपर जा रहा था, तब सबसे बड़ा बायर कौन था? तो रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को कौन एडवाइस कर रहा है खरीदने को, ये मुझे पता नहीं, लेकिन उनका डेफिनेटली ये सोचना जरूरी है कि जब वो 500 रुपए के ऊपर के प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो आने वाले पीरियड में उनको इससे आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन के मामले में मैंने ऑलरेडी मेरा ओपिनियन दिया है कि ये ऑलरेडी ओवरवैल्यूड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का उतना अच्छा नहीं है जितना वैल्यूएशन बता रहा है। तो बी कॉशियस। एज एन इन्वेस्टर हमें दो बातों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, कंपनी का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड या आने वाला ग्रोथ क्या होने वाला है, और दूसरा वैल्यूएशन। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती है, आप एक ही बात पे फोकस नहीं कर सकते। तो इस कंपनी के केस में हमने देखा है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, ये तो क्लियर है, मैंने आपको ऑलरेडी नंबर्स दिखाए हैं। आने वाला ग्रोथ क्या इतना अच्छा हो सकता है कि ये हाई वैल्यूएशंस को वो डिजर्व करने लायक बनाए? तो ये हमें इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अभी तक का जो पिछले कुछ क्वार्टर्स या पिछले 3-4 साल के जो नंबर्स हमारे पास है, इसके ऊपर से तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। आने वाले क्वार्टर्स में अगर इसमें कुछ मेजर चेंज होता है, यानी कि सडनली कंपनी अगर कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर 30-40% से ज्यादा ग्रोथ दिखाना शुरू करे, तो फिर मैं कहूंगा कि ये हाई वैल्यूएशंस शायद डिजर्व करे। लेकिन जब तक वो नंबर्स हमें दिखते नहीं है, तब तक हम इस बात पे या इतने हाई वैल्यूएशंस पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उतना ज्यादा रुकना पड़ेगा रिटर्न्स पाने के लिए। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली लो ग्रोथ यानी कि 10% के आसपास का सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ अगर रिपोर्ट करती रही, 10-12-15% तक का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो फिर मैं कहूंगा कभी ना कभी ये वैल्यूएशन धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएंगे। ये कब कूल डाउन होंगे ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये डेफिनेटली कूल डाउन होंगे। और तब हो सकता है ये एक बार वो कूल डाउन होने के बाद फिर हो सकता है बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाए। ओके, सो इस पी रेशियो पे या इस प्राइस पे 540 के प्राइस पे इस वक्त जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली वर्थ नहीं है। अभी तक का जो मैंने परफॉर्मेंस देखा है उसके बेसिस पे मैं कहूंगा कि उसका प्राइस 250 के आसपास या 250 के नीचे होगा तो इन्वेस्टमेंट के लायक। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से 250 तक वो नीचे डेफिनेटली जाएगा, इसकी गारंटी ऐसा नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर जब मैं सोच रहा हूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रिटर्न्स अच्छे मिले, तो मैं चाहूंगा कि मैं डिसेंट वैल्यूएशन पे या लो वैल्यूएशंस पे खरीदूं। तो इस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं 250 के नीचे के प्राइस पे कहूंगा ये थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लायक, सोचने लायक कंपनी है। इस प्राइस पे 500 या 540 के लेवल पे ये डेफिनेटली बहुत ही ओवरवैल्यूड है। कभी ना कभी ये वैल्यूएशन कूल डाउन होने ही है।